नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटो पॉलिटेक्निक पर। आज हम 20 ऑब्जेक्टिव जो कि 2021 इवेंट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो पूछा गया सवाल है 20 ऑब्जेक्टिव, उसे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं ये जो ग्रुप ए है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट, यानी कि आपको इसमें से सक्रिय तत्व एक्टिव एलिमेंट पहचानना है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये सभी आपका पैसिव एलिमेंट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करंट सोर्स, वही आपका एक्टिव एलिमेंट हुआ। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, A circuit having neither any energy source nor EMF source is called dash circuit, यानी जिसमें एनर्जी सोर्स भी ना हो और EMF सोर्स भी ना हो, तो ऐसे सर्किट को हम लोग पैसिव कंपोनेंट बोल सकते हैं या सर्किट बोल सकते हैं। क्योंकि एक्टिव में यहाँ पे एनर्जी सोर्स भी होता है, लेकिन पैसिव क्या होता है? पैसिव जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, तो इसमें क्या एनर्जी सोर्स तो नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर पैसिव ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन ए सेमीकंडक्टर द मोमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में होल्स का जो आगमन होता है, मोमेंट होता है, वो किस कारण से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाइलेंस बैंड, यानी कि मोमेंट ऑफ होल्स ड्यू टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाइलेंस बैंड। ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। यानी कि सेमीकंडक्टर में होल्स के गति का कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वाइलेंस बैंड में यहाँ पे जाता है, तो आपका यहाँ पे क्या मोमेंट ऑफ होल्स में गतिविधि होने लगता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 4 देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि आपको सही करेक्ट ऑप्शन चुनना है ट्रांजिस्टर के केस में। तो यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है, बेस रीजन ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड हेवीली डॉप्ड। यहाँ पे बेस रीजन में आपका लो डॉप्ट होता है, मिनिमम डॉप्ट किया जाता है बेस रीजन में, तो यहाँ पे गलत आंसर हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, कलेक्टर रीजन इज ऑफ हायर कंडक्टिविटी देन इमीटर, ये भी गलत है। इमीटर ही हायर कंडक्टिविटी हुआ, उसके बाद कलेक्टर और उसके बाद बेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मीटर से बड़ा कंडक्टिविटी यहाँ पे कलेक्टर में है, जो कि गलत है। अब ऑप्शन सी देखिए, इमीटर रीजन इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड लाइटली डॉप्ड, यानी कि यहाँ में हाई रेजिस्टिविटी होता है मीटर रीजन में, ये सही है, लेकिन यहाँ पे लाइटली डॉप्ड है, ये गलत है, यहाँ पे हैवीली डॉप्ड होगा। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, मीटर रीजन इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड हैवीली डॉप्ड, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर। 5 देखिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपका जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। और आइडियल करंट सोर्स में आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ये भी आप याद कर ले। 6 नंबर देखिए, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली ए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका ऑप्शन ए है लो गेन एसी एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है हाई गेन डीसी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है हाई गेन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और डी है लो गेन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो तो एक डीसी यानी कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर हो सकता है, तो यहाँ पे ये डीसी वाला ही कोई ऑप्शन सही हो सकता है। और हाई गेन भी इसका होता है, ठीक है, हाई गेन भी होता है, और हाई गेन डीसी एम्पलीफायर हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी, 6 का बी राइट आंसर। 7वां नंबर देखिए, इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे शॉर्ट में ऑपएम्प भी बोला जा सकता है, हैज़ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्या इसमें खासियत है। तो इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल के केस में इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और आइडियल के केस में आउटपुट इम्पिडांस क्या होता है, जीरो होता है। और वोल्टेज गेन आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, वोल्टेज गेन भी आपका इन्फिनिटी हो गया। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया।
इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी, गेन वोल्टेज वो भी इन्फिनिटी, और आउटपुट इम्पीडेंस 0। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। 8वां नंबर देखिए, द आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट और गेट इज 0। और गेट पहले बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। और गेट आपका ए हो गया, ठीक है। और गेट आपका ऐसे और ऐसे हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट और गेट। यहाँ पे एक इनपुट हो गया, यहाँ पे दूसरा इनपुट हो गया, और यहाँ पे आउटपुट 0 बोल रहा है, 0 है। तो ये 0 कब हो सकता है? तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 0 रखें, तो आपको पता होता है कि यहाँ पे a प्लस बी हो जाता है, a प्लस बी हो जाए। तो 0 और 1 को जोड़िए तो भी आउटपुट हमारा 1 होगा, या फिर 0 और 1 को जोड़िए तो भी आउटपुट 1 होगा। तो 0 एक ही केस में हो सकता है जब हमारा क्या हो, दोनों इनपुट 0 हो, यानी कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी, बोथ इनपुट्स आर 0, ये आपका राइट आंसर हो गया 8 का डी। 9th नंबर देखिए, एंड गेट। यहाँ पे एंड गेट के बारे में कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट है? तो पहला आपका ये रहा कि इम्प्लीमेंट्स लॉजिक एडिशन, यानी कि बोला जा रहा है कि लॉजिक का मान लेते हैं ए प्लस बी, और उसका बोल रहा है कि एडिशन हो गया, उस पर इम्प्लीमेंट लगाने के लिए। तो एंड गेट में तो ये संभव नहीं है, इसका आउटपुट ये हो ही नहीं सकता है। अब बी देखिए, गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। लो का रहा है, यानी कि 0 का रहा। जब इसका दोनों इनपुट 0 होगा तो इसका एंड कर दीजिएगा, क्योंकि एंड गेट है, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका इनपुट भी आउटपुट भी तो 0 ही होने वाला है। तो हाई तो हुआ नहीं, लो ही रहा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इज इक्विवेलेंट टू ए सीरीज स्विचिंग सर्किट। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर पता करने के लिए यहाँ पे एंड गेट का सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक तो ऐसे होता है, और फिर यहाँ पे आपका ऐसे हो जाता है। यहाँ पे बल्ब लग गया, और यहाँ पे बैटरी लग गया, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस ले लीजिए, बैटरी है, ठीक है। और एक स्विच यहाँ पे लगा दिया जाता है, और एक स्विच यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विच को क्या किया गया है, सीरीज में लगाया गया है। और जब तक दोनों स्विच को बंद नहीं किया जाए, दोनों को ऑन नहीं किया जाए, तब तक क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं चलेगा, यानी कि आउटपुट 1 आएगा तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी कि, और एक अगर यहाँ पे ऑन कर दीजिए और दूसरे को 0 ही रहने दीजिए, तो भी आउटपुट 0 ही रहने वाला है, बल्ब जलेगा नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सीरीज में ही यह संभव है, एंड गेट वाला जो केस है उसका डायग्राम सीरीज में ही संभव है। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 10वां देखिए, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एनालॉगस इन मैग्नेटिक सर्किट बाय। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विद्युत परिपथ का चालन चुंबकीय परिपथ में डैश के अनुरूप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि परमियंस जो है वो 1/, रिलक्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर ही देख लीजिए, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का सी, परमियंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही चुंबक परिपथ के क्या होता है, परमियंस ही अनुरूप होता है। 11th है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, यानी कि क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक यहाँ पे परिभाषा है, डिफिनीशन में ही कहा जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ही क्या करता है, कंडक्टर के क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जो फ्लक्स का लिंकेज होता है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, उसी पे डिपेंड करता है। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो गया। 12 देखिए, व्हेन ए सिंगल टर्न कॉइल रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द यूनिफॉर्म स्पीड द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। तो यहाँ पे क्या है, जब एक यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्न कॉइल यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में क्या करे, रोटेट करे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, यहाँ पे अल्टरनेटिंग हो जाएगा, राइट आंसर आपका अल्टरनेटिंग हो जाएगा। और अब 13 देखते हैं, इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लॉस टेक्स प्लेस प्राइमरली ड्यू टू, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस प्राइमरीली किसके कारण से होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स हाई इरिटेंटिविटी, इसके उच्च प्रतिशोध के कारण होता है। क्या होता है? तो
हिस्टैरिसीस लॉस होता है। 14 नंबर, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्रैक्टिकल इंडक्टर इज। प्रैक्टिकल इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे प्योर इंडक्टर हो तो उस वक्त आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल इंडक्टर है तो इसका पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैगिंग। ऑप्शन सी यानी 14 का सी राइट आंसर। 15, अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन RLC सर्विस सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। यहाँ पे क्या हो, रेजोनेंस जब कंडीशन हो तो RLC सर्किट में पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा, यूनिटी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया आपका। 16, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय ए 3 फेज AC सप्लाई टू ए बैलेंस RC लोड इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आपका राइट आंसर कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए पावर सप्लाइड बाय ए 3 फेज AC सप्लाई, तो यहाँ पे RLC लोड हो या फिर LC लोड हो, यहाँ पे आपका जो क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो बी राइट आंसर हो गया। 17, द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड EMF इन। तो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएटेड बाय ए करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंड्यूस जो EMF है वो बहुत प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस करेगा, दोनों में करेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर 17 का डी, ठीक है। 18 है, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर्ड बहुत कंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 19, द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो लोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर में नो लोड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका लेग्स बिहाइंड अप्लाइड वोल्टेज बाई 19 लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई 19 इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज और 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 20, इन एन इंडक्शन मीटर इफ़ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड। तो ऑप्शन आप देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पहले इंडक्शन मीटर में एयर गैप को इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका पावर फैक्टर है वो कि डिक्रीजेज होगा या फिर आप कह लें रिड्यूस होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। 20 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। पावर फैक्टर रिड्यूस करेगा क्या करने पर? एयर गैप को बढ़ाने पर। अब 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अब आप लोगों का ग्रुप बी यानी कि 4 नंबर्स का यहाँ पे शुरू हो चुका है, 4 नंबर्स का यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे आपके 6 नंबर्स भी ग्रुप सी में है। तो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती है किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।